नमस्कार, आप देख रहे हैं ET मनी वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो के जरिए हम निवेश की प्लानिंग करते हैं आपके लिए। निवेश को लेकर आपकी जो भी गुत्थी है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो आपको सुलझा कर देते हैं और साथ ही निवेश के गुर भी आपको सिखाते हैं। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड में से प्रॉफिट बुक करने पर कैसे लगता है टैक्स, आज जानिए। टैक्स बचत के लिए निवेश नहीं किया तो रिवर्स हो सकते हैं टैक्स बेनिफिट। भारत में निवेश कर रहे NRI कैसे फाइल करें टैक्स, बताएंगे आपको आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो ET मनी वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। आज शो की शुरुआत हम आपके निवेश में टैक्स के पहलू के साथ करना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग निवेश रणनीति तो बना लेते हैं, लेकिन जो भी निवेश विकल्प अपने लिए चुनते हैं उसमें टैक्स किस तरह से लागू होता है। आप जब पैसे डालते हैं तो किस तरह का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, जब आप पैसे निकालते हैं तो किस तरह का टैक्स लागू होता है। ये कुछ पेचीदगियाँ हैं, जो बातें हैं जो अमूमन निवेशक जो हैं वो भूल जाते हैं। तो चलिए आज की शो की शुरुआत टैक्स के पहलू के साथ होगी। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा भी मौजूद हैं। गौरी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम बात करने वाले हैं शेयरों में और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करते हैं तो टैक्स सबसे पहले तो कैसे लगता है और इसे बचाने के लिए निवेश का सही तरीका क्या है, और वो टाइमलाइन खासतौर से बहुत ध्यान में रखी जाती है अगर आपको कोई टैक्स का फायदा शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लेना हो तो। गौरी, देखिए कविता, सबसे पहले तो इक्विटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2018 से पहले इक्विटी पे अगर कोई गेन होता था तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करता था। यानी कि अगर इक्विटी पे आपको कोई गेन हो रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स देना नहीं होता था। लेकिन 2018 का जो बजट आया उसमें 10% का टैक्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इसके ऊपर लागू कर दिया गया। और अब जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर आप इक्विटी बेच रहे हैं या आप इक्विटी शेयर्स बेच रहे हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, इनमें से आप कुछ भी बेच रहे हैं तो 1 लाख तक तो आपका जो प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट है। 1 लाख के ऊपर जितना भी जाएगा उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। तो अब आपने बात की कि इसको बचा कैसे सकते हैं, तो इसको बचाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका तो ये है कि आप हर साल अगर आपका जो गेन है वो 1 लाख से कम तक का बन रहा है या आपको लगता है कि आगे जाके ये गेन बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो हर साल 1-1 लाख का गेन आप बुक करते रहे। यानी कि जो आपका निवेश है उसको आप रिडीम करें और उसी दिन उसको री इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट बुक कर लें, और वो 1 लाख का प्रॉफिट अपनी रिटर्न में आप दिखा दीजिए जो आपका टोटली एग्जेम्प्ट है। तो जब आप एक्चुअल में इस पैसे को निकालेंगे और रिडीम करेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका गेन ज्यादा है, 1 लाख से कहीं ज्यादा का गेन है, आप हेवी इन्वेस्टर हैं, तो उसमें आपके पास एक सेक्शन है 54F, जिसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपके शेयर्स आ जाते हैं क्योंकि शेयर्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, तो शेयर्स से अगर आपको कोई गेन होता है तो उसको बचाने के लिए आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बचा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो जब आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक घर से ज्यादा घर ऑलरेडी नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपको ये विद इन 1 ईयर पहले, मतलब आपने जब शेयर्स बेचे उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या विद इन 3 ईयर्स आपको ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें आपको इस प्रॉपर्टी को होल्ड भी करके रखना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस है, अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप सेक्शन 54F का फायदा उठा के अपना जो सारा कैपिटल गेन है वो माफ करा सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पेचीदगियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, खासतौर से उस वक्त जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो इसको लेकर क्या गाइडलाइंस है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? देखिए,
देखिए, सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो आप लंबे समय तक होल्ड कर सके, क्योंकि तो प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। प्रॉपर्टी एक लिक्विड एसेट नहीं है, जब आप बेचने जाएंगे तो वो आसानी से बिकेगा नहीं। तो और स्पेशली आपको लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी रखना है और लिक्विड भी नहीं है, क्योंकि आपके सेक्शन में भी लिखा है कि आपको उसको होल्ड करके रखना है, और दूसरा वो इतना लिक्विड भी नहीं है। तो प्रॉपर्टी ऐसी लेनी चाहिए जो आप यूज करें, और सिर्फ कैपिटल गेन बचाने के लिए अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो शायद सही तरीका नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे दें और अपने पैसे को जिस तरह भी यूज करना चाहते हैं उस तरह से यूज करें, रादर देन कि आप अपना पैसा एक प्रॉपर्टी में ब्लॉक कर दें और आपको फ्यूचर में पैसा चाहिए। ऐसा भी कुछ है क्या कि प्रॉपर्टी बनने के 1 साल पहले या बनने के 2 साल बाद ही आपको लेनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन के विदिन 3 मंथ्स आपको खरीदनी चाहिए? ये किस तरह के नियम है? देखिए, जिस दिन आपने अपना शेयर्स को बेचा उससे 1 साल पहले आपने या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वो काउंट कर ली जाएगी कि आपका ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो गया, या 2 साल के बाद आपने खरीदी है तो भी मान ली जाएगी कि ये जो पैसा आपका आपने शेयर से कमाया है वो सारा आपने इन्वेस्ट कर दिया। और कविता, मैं बता दूं, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस सेक्शन में आपको सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, अनलाइक सेक्शन 54 जिसमें सिर्फ आपको कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होता है। तो इसमें आपको जितना भी, जैसे अगर आपने 1 करोड़ की रिडेम्पशन की है तो पूरा 1 करोड़ आपको निवेश करना है। और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो विद इन 3 इयर्स आपको उसको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। अगर विद इन 3 इयर्स वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती है तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पूरा का पूरा जो नेट प्रोसीड्स है वो आपको इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है या सारी प्रोसीड्स इन्वेस्ट करनी है। तो ये सेक्शन जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 54F, जिसमें हम शेयर्स को बेच के टैक्स बचाने की बात कर रहे हैं, इसमें आपको सारा का सारा प्रोसीड जो है, नेट प्रोसीड जो है, वो सारी की सारी इन्वेस्ट करनी है। और जो कैपिटल गेन है आपके पास, उन्हें कहाँ पर हमें खास तौर से डिपॉजिट करना चाहिए? क्या अलग से किसी स्कीम के तहत या खाते के तहत हमें डिपॉजिट करना चाहिए? क्योंकि जब तक आप इस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर देते तो, और आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट आ चुकी है, तो आप वो पैसे को अपने अकाउंट में नहीं रख सकते। आपको उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कराना होगा, जो किसी भी बैंक में आसानी से खुल जाता है। तो जब आप ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करा देंगे, उसके बाद आपको जब आप रिटर्न भरेंगे, उस रिटर्न में आपको प्रॉपर जानकारी देनी है कि आपने ये प्रॉपर्टी बेची, इतना आपको कैपिटल गेन हुआ और आपने इस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया है, ताकि जब आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी खरीदे, इस पैसे को निकाले, प्रॉपर्टी खरीदे, तो आपको इसका बेनिफिट मिले। अदरवाइज क्या होगा कि जब आपका केस कभी फ्यूचर में जाके एक स्क्रूटनी में लगेगा या कोई नोटिस आएगा, तो ये सारा का सारा कैपिटल गेन जो है ये आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा और आपको ये जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करना और उसको रिटर्न में दिखाना बहुत जरूरी है, और आपको ये रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले ही करना है, आप उसके बाद नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ पर टैक्स कैसे बचाया जाए अगर आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं शेयरों में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो टैक्स बेनिफिट के लिए ATC और तमाम तरह के सेक्शंस का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि अगर सही तरीके से इन सेक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो आपका जो टैक्स है वो रिवर्स भी हो जाएगा, यानी जो टैक्स बेनिफिट आपको मिला था वो रद्द हो जाएगा। ये क्या बात है, पहले हम समझते हैं गौरी। तो टैक्स रिवर्स कैसे होता है? टैक्स बेनिफिट रिवर्स होने का क्या मतलब है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, उसके बाद एक एक तरह के जो टैक्स बेनिफिट हम लेते हैं उसमें किस तरह से रिवर्स का प्रोसीजर है, क्या क्या नहीं करने से, क्या क्या टाइमलाइन नहीं मीट करने से आपका बेनिफिट रिवर्स हो जाएगा, वो समझाएंगे। लेकिन टैक्स बेनिफिट रिवर्स अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है कि जब हम जैसे ATC की बात करें या किसी भी और सेक्शन की बात करें जहाँ पे कोई टाइमलाइंस दी गई हैं, तो उन टाइमलाइंस के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट अपनी करनी पड़ती है। यानी कि जैसे हम ELSS की बात करें तो ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। टैक्स और FD
बात करें तो 5 साल का लॉक इन पीरियड है। पीपीएफ की बात करें, पीएफ की बात करें, एलआईसी की, यूलिप की, हर एक में लॉक इन पीरियड होता है। तो आप जब ये निवेश करते हैं तो आपको बोला जाता है कि हम आपको इसका डिडक्शन देंगे 80C में या जिस भी सेक्शन में, तो आपको उस सेक्शन के जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी है। तो जो कंडीशंस है उसमें कुछ टाइमलाइंस दी गई होती है कि आपने इतने साल तक इसको होल्ड करके रखना है। जैसे हम बात करें ईएलएसएस की, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आप 3 साल से पहले उसको रिडीम कर देते हैं, या एफडी की बात करें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल से पहले आप उसको मैच्योर करा देते हैं या आप उससे रिडीम करा लेते हैं, तो आपका जो बेनिफिट आपको मिला था 80C में उस साल में, प्रीवियस ईयर में जिस साल में आपने ये इन्वेस्टमेंट की थी, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा उस साल में जिस साल में आपने एक्चुअल में रिडीम किया है। यानी कि अगर आपने ईएलएसएस फंड्स इस फाइनेंशियल ईयर में रिडीम किए और ये 3 साल से पहले रिडीम कर दिए, तो इस साल में ये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे और आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। चलिए इस पर हम एक एक करके आएंगे। ईएलएसएस और यूलिप की बातें एक बार फिर से होगी, लेकिन शुरुआत में करना चाहती हूँ लाइफ इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग निवेश करते हैं। एक तो इसीलिए क्योंकि बाकी निवेश विकल्पों के को लेकर जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, और दूसरा ये कि लाइफ इंश्योरेंस उनको बहुत महत्वपूर्ण निवेश लगता है। और हम देखते हैं कई लोग लास्ट मिनट टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो सारे पैसे लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने खरीदने के बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गौरी खरीदने के बाद 2 साल के भीतर अगर आपने इसको सरेंडर कर दी है, तो जो भी टैक्स बेनिफिट आपने लिया था 80C के तहत वो आपको नहीं मिलेगा, वो रद्द हो जाएगा। कैसे, ये बताएं। देखिए, इसमें एक क्लॉज होता है कि अगर आपने 2 साल के विदिन आपने उसको सरेंडर कर दिया पॉलिसी को, तो आपने जैसे सपोज कीजिए 80C में बेनिफिट लिया था, क्योंकि आपने एलआईसी का बेनिफिट 80C में मिलता है, तो आपका जो बेनिफिट, सपोज करिए आपने 50,000 का प्रीमियम पे किया, तो आपने आज से 2 साल पहले ये प्रीमियम पे किया था और आपने 2 साल से विदिन आपने इसको कैंसिल करा दिया पॉलिसी को और आगे आप प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, तो इस साल में ये 50,000 रुपए का जो प्रीमियम आपने उस साल में डिडक्शन ली थी वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा उस हिसाब से जिस स्लैब में आप फॉल करते हैं। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 50,000 के ऊपर 30% का टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा और आपको ये टैक्स पे करना होगा और इसके ऊपर आपके ऊपर एजुकेशन सेस, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, वो भी लगेगा 4%। चलिए, लेकिन इसके अलावा अगर आपने घर भी खरीदा है और ऑब्वियसली यहाँ पर आप टैक्स बेनिफिट तो लेते होंगे प्रिंसिपल रिपेमेंट पर और ब्याज पर भी, यहाँ अगर आपने 5 साल के अंदर घर बेच दिया तो किस तरह से आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपने पहले लिया हुआ है, और कहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो रद्द हो जाएगा? ये मैं बता देती हूँ आपको, जो हाउसिंग का होता है उसमें आपको मेनली 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक आपको 80C में मिलता है, एक सेक्शन 24 में मिलता है। तो सेक्शन 24 में आपका इंटरेस्ट का रिपेमेंट मिलता है और आपका 80C में आपको प्रिंसिपल का रिपेमेंट मिलता है। तो अगर आप 5 साल से पहले इस घर को बेच देते हैं तो ये बेनिफिट्स आपके इस साल में टैक्सेबल हो जाएंगे और आपको इसके ऊपर टैक्स देना होगा। अगेन सेम तरीके से जो आपकी इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा और आपको स्लैब रेट के ऊपर टैक्स देना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी निवेश करते हैं, ख़ासतौर से अगर हम रिटायरीज़ के लिए एक फ़िक्स्ड इनकम के विकल्प की तरह इसको देखें गौरी, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और विश्वास करते हैं लोग इस पर मिलने वाले ब्याज पर भी। लेकिन यहाँ पर भी टैक्स बेनिफिट जो आपको मिलता है वो रिवर्स हो सकता है, ख़ासतौर से तब जब 5 साल से पहले अगर आप इसमें से कोई पैसे निकाल लें तो, क्योंकि गौरी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखते हैं कि एक तरह का लॉक इन होता है और निवेश करने के कुछ सालों तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो क्या रूल है जिसके तहत अगर आप पैसे निकाल लें तो जो टैक्स बेनिफिट आप लेते आए हैं वो आपको नहीं मिलेगा या वो रिवर्स हो जाएगा? कविता, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसमें ये रूल लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि
कभी होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस स्कीम में, लेकिन क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, आपको पैसा चाहिए, आपको निकालना पड़ा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो इनकम टैक्स के नियम है वो यही कहते हैं काफी हद तक कि अगर आपको कोई बेनिफिट, हम किसी सेक्शन में कोई डिडक्शन दे रहे हैं, तो वो डिडक्शन के साथ साथ आपको हम कुछ लॉक इन पीरियड भी साथ में एड ऑन देंगे, जो आपको करना पड़ेगा उतने साल के लिए, आपको उसको लॉक्ड इन उसमें रहना पड़ेगा, इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी हम आपको उसका डिडक्शन देंगे। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी अगर आप 5 साल से पहले इस पैसे को निकाल लेते हैं, तो जिस साल में आपने पैसा निकाला उस साल में ये आपने जितना भी डिडक्शन लिया था वो सारा का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और अगेन ये भी आपके स्लैब रेट पे जाएगा, और आप जिस भी ब्रैकेट में फॉल करते हैं उसी ब्रैकेट में आपको टैक्स देना होगा। तो गौरी, पेनल्टी भी तो लगेगी क्योंकि ये एक तरह का प्रीमेच्योर विड्रॉल ही हो जाएगा, है ना? जी बिल्कुल, पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी ऑलमोस्ट हर इंस्ट्रूमेंट में पेनल्टी लगती है प्रीमेच्योर विड्रॉल की, लेकिन पेनल्टी शायद उतनी ज्यादा नहीं लगेगी जितना शायद आपका टैक्स लग जाएगा। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि दो तरफ से मार पड़ेगी, एक आपको पेनल्टी भी लगेगी और साथ में आपको जो टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो तो देना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पीएफ की। तो एक कंसिस्टेंट जॉब में अगर आपके 5 साल पूरे होने से पहले आप अगर पीएफ से पैसा निकालते हैं तो उस पर जो है आपको टैक्स लगेगा, और कहीं ना कहीं जो है आपका जो क्लेम है वो जब आप करने जाएंगे तो उस पर आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये कैसे काम करता है गौरी? पीएफ में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पीएफ। तो पीएफ की अगर हम बात करें तो 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस अगर हो गई है तो आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं हुई है तो आप पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। अगर जैसे आपके एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है या ऐसा कोई अनहोनी हो जाती है तो उस केस में आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। और जब आगे जाके 5 साल के बाद भी आप पीएफ विड्रॉ करेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जब एक फॉर्म 31 जाता है जो पीएफ विड्रॉल का फॉर्म होता है, तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस दी गई हैं कि किस पर्पस के लिए आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं, उस पर्पस के हिसाब से आपको कैलकुलेशन दी गई है कि आप इतना पैसा अपना निकाल सकते हैं। और पीएफ थोड़ा सा पीपीएफ भी आप कह लें लॉक इन काफी ज्यादा है, पीएफ का भी लॉक इन काफी ज्यादा है, और इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तो अगर आप देखिए, अगर आपने इतना तो पैसा शायद कमाया नहीं होगा जितना आप उसकी डिडक्शन ना क्लेम करने की वजह से उसके ऊपर टैक्स दे देंगे। तो मुझे लगता है कि पीएफ को वक्त से पहले निकालना सही नहीं होगा। बिल्कुल, और निकालने की भी अपनी एक अवधि होती है और उसके बाद भी कुछ शर्तों के तहत जो है आप पैसा निकाल सकते हैं पीएफ से। लेकिन अब बात करते हैं ईएलएसएस की, जहां पर 3 साल का लॉक इन होता है। यूलिप की बात करते हैं जिसमें 5 साल का लॉक इन होता है। अब इसके बीच में आपको पैसा नहीं निकालना है, लेकिन अगर आप निकालते हैं तो जो टैक्स बेनिफिट आपने अप्लाई किया था पिछले कुछ सालों में वो रिवर्स हो जाता है, राइट गौरी? कविता, तो ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड 3 साल और यूलिप का लॉक इन पीरियड 5 साल। अगर आप इसको समय से पहले निकालते हैं, और यूलिप में तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप समय से पहले निकालते हैं तो आपको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि यूलिप को जब आप मैच्योरिटी के बाद निकालते हैं तो भी इतना फायदा शायद नहीं होता, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से पहले, उसमें क्लॉजेस होते हैं, अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकालते हैं तो बहुत आपको नुकसान होता है। और अगर हम ईएलएसएस की बात करें तो सपोज कीजिए जब आप पैसा निकाल रहे हैं उस वक्त मार्केट ऑलरेडी डाउन है, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। तो अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन है तो आपको पहले तो वो नुकसान झेलना पड़ेगा जो मार्केट डाउन होने की वजह से आपको हो रहा है। दूसरा, आपने जो इसका टैक्स का बेनिफिट लिया था वो बेनिफिट आप का रिवर्स हो जाएगा, इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा और उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से आपको डबल मार पड़ेगी अगर आप टाइम से पहले निकाल लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ईएलएसएस का जो लॉक इन पीरियड है वो काफी कम है, सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 3 साल तक तो आप इन्वेस्टेड रह ही सकते हैं। बाकी पैसा वक्त से पहले निकालना मुझे लगता है किसी भी स्कीम में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, बहुत आपको नुकसान ही होगा। बट इन केसेस में तो डबल नुकसान होगा, क्योंकि आपको मार्केट डाउन होने का भी नुकसान होगा और आपका जो टैक्स आपको देना पड़ रहा है उसका भी नुकसान होगा।
बिल्कुल, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये समझाना कि जिस टैक्स बेनिफिट के रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या-क्या पेपर वर्क आएगा और किस तरह से आपको अपने सीए के साथ बैठ के ये सुनिश्चित करना होगा कि आप कहीं न कहीं सही प्रक्रिया कर रहे हैं। इसमें कविता, जब तक आपको नोटिस नहीं आता तब तक आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपको खुद ही करना है कि आपने इस पैसे को जो आपने रिडीम कर लिया वक्त से पहले, उसको अपनी इनकम में खुद से आपको इंक्लूड करना है और उसके ऊपर टैक्स देना है। तो आपको अपने सीए को बताना होगा कि ये पैसा मैंने वक्त से पहले निकाला है, क्योंकि शायद आपके सीए को अब हाँ एआईएस में सारी रिडम्पशंस भी आ जाती हैं, आपको शायद पता लग जाएगा, लेकिन वो वक्त से पहले रिडीम हुआ है या वक्त के बाद हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा मैंने इसके मैच्योरिटी से पहले, लॉक इन पीरियड से पहले मैंने इसको रिडीम कर लिया है। तो आपका सीए इस पैसे को आपकी इनकम में ऐड करके इसके ऊपर टैक्स लगा के आपकी रिटर्न भरेगा। क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको खुद से सरकार आके बताएगी कि आपको इसके ऊपर टैक्स देना है। जब तक तो आपको नोटिस नहीं आता तब तक आप खुद ही अपनी रिटर्न भर रहे हैं, और 99%, 98-99% केसेस में तो गवर्नमेंट आपकी रिटर्न ऐसी ही एक्सेप्ट कर लेती है। तो सिर्फ वो 1-2% का जो चांस है ना नोटिस आने का, उसके लिए आपको सतर्क रहना है। उसके लिए आपको खुद से अपने सीए को बताना है कि इस इनकम को, इस रिडेम्पशन को आपकी इनकम में ऐड करे और उसके ऊपर टैक्स दे। चलिए, तो नोटिस का इंतज़ार क्यों करना है? हमने आपको पूरा मामला समझा दिया है। अगर आप वक्त से पहले अपने किसी टैक्स बेनिफिट वाले निवेश विकल्प से पैसे निकालते हैं तो आपको अपने सीए को ये तमाम जानकारियां देनी है। लेकिन चलिए, एक और मुद्दा है जिस पर आज हमारा फोकस है, वो ये है कि अगर कोई एनआरआई भारत में पैसे लगाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में लगा रहे हो, शेयरों में लगा रहे हो, लिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो, तो किस किस तरह से उन पर टैक्स लगता है। फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर हम जानते हैं कि एनआरआईज में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और गौरी, फिक्स डिपॉजिट में क्योंकि एक ट्रेडिशनल विकल्प भी है निवेश का, जहाँ पर हमने देखा है कि एनआरआईज की निवेश करने की तादाद ज़्यादा है, फिक्स डिपॉजिट और रियल एस्टेट खास तौर से। एफडी की अगर मैं बात करूं तो एनआरआई के किस तरह के खाते पर टैक्स लगता है, किस तरह के खाते में जमा पर टैक्स नहीं लगता है, थोड़ा सा ये बताएं। एनआरआई एक रेजिडेंट और अकाउंट तो खोल ही नहीं सकता है इंडिया में, क्योंकि वो रेजिडेंट नहीं है। तो एनआरआई के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक एनआरओ अकाउंट, एक एनआरई अकाउंट। तो जो एनआरओ अकाउंट होता है उससे एफडी कराई या उसके उस अकाउंट में कुछ पैसे रखे हैं, उस पर कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारा का सारा जो आपका इंटरेस्ट एनआरओ अकाउंट से आ रहा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। वहीं अगर आप एनआरई अकाउंट की बात करते हैं तो एनआरई अकाउंट से अगर आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपका सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाता है और उसको आपको उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि किस व्यक्ति को यहाँ पे टैक्स देना है। तो उस एनआरआई को यहाँ पे, क्योंकि देखिए एनआरआई को इंडिया में टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो इंडिया में एनआरआई को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एनआरआई की कोई इनकम इंडिया में अक्रू हुई है या रिसीव हुई है या अराइज हुई है, यानी कि एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंडिया में बैंक है, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। इंडिया में प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी बेची या यहाँ पे रेंटल इनकम कमाई, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स खरीदे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बेचे, तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो कोई भी इनकम आप आसान भाषा में समझे तो कोई भी इनकम जो इंडिया से रिलेट कर रही है उसके ऊपर एनआरआई को टैक्स देना है, और तब इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है अगर ये इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाती है। अगर ये इनकम 2.5 लाख से कम है तो एनआरआई को भी रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एनआरओ खाते में अगर जमा है आपका कोई डिपॉजिट, तो आपको उस पर जो ब्याज है उस पर आपको टीडीएस लगेगा 30% का। साथ ही एनआरई खाते पर अगर फिक्स डिपॉजिट का ब्याज आपको मिल रहा है या जमा पर आपको ब्याज मिल रहा है तो कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा, राइट? जी बिल्कुल। देखिए टीडीएस अलग चीज है और टैक्स अलग चीज है। एनआरई में तो टीडीएस भी नहीं कटेगा क्योंकि एनआरई अकाउंट से तो टैक्सेबल ही नहीं है। एनआरओ में हाँ टीडीएस कटेगा, और टैक्स अगर आपका टीडीएस कटता है तो जब आप रिटर्न भरेंगे तो आप उसमें से रिफंड ले सकते हैं।
गौरी, लिस्टेड शेयर अनलिस्टेड शेयरों की बात करते हैं, यहाँ पर किस तरह से अगर एनआरआई निवेश करते हैं तो उनको टैक्स लगता है? अगर हम लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहे हैं तो हम या तो शेयर्स की बात करें या हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की, तो टैक्सेबिलिटी तो सेम ही है, 10% का टैक्स लगेगा, लेकिन 1 लाख के ऊपर। लेकिन जो एनआरआईज होते हैं उनको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो जिस भी कंट्री के वो रेजिडेंट हैं, उस कंट्री से इंडिया का कौन सा क्या अग्रीमेंट हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उस पे डिपेंड करता है कि कितना टैक्स वो इंडिया में देंगे और कितना टैक्स का वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो हर कंट्री का ये अग्रीमेंट अलग होता है, ऐसे बताना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या अग्रीमेंट है, क्योंकि हर कंट्री के साथ इंडिया का अलग अग्रीमेंट साइन हुआ है, हर कंट्री के साथ अलग बेनिफिट मिलता है। तो जिस भी कंट्री से आप के रेजिडेंट हैं, उस कंट्री का डीटीए जरूर पढ़े, इंडिया के साथ वो डीटीए क्या कहता है, और उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड में एनआरआई निवेश करता है तो क्या उनके लिए टैक्सेशन वही है जो शायद भारतीयों के लिए होगा? जी बिल्कुल वही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि डीटीए है हमारी कंट्री का बाकी देशों के साथ, तो आपको जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो आप वो डीटीए का बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मल रूल्स के हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से अगर रिटर्न भरते हैं तो शायद आपको ज्यादा टैक्स देना पड़े, और वही अगर आप डीटीए का बेनिफिट ले लेते हैं तो हो सकता है आपका जो टैक्स है उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, कुछ कंसेशन मिल जाए और आपको कम टैक्स देना पड़े। तो डीटीए पढ़ना जरूरी है कि डीटीए क्या कहता है आपकी कंट्री और इंडिया के बीच में जो डीटीए साइन हुआ है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, जहां पर एनआरआईज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। गौरी, अब ऐसे में कोई एनआरआई किसी भारतीय से अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं या अगर किसी को बेचते हैं तो किस तरह से टैक्स लगेगा? देखिए टैक्सेबिलिटी सेम है, जैसे आपने प्रॉपर्टी बेची तो जो प्रॉपर्टी एक रेजिडेंट बेच रहा है उसी हिसाब से होगा, लेकिन जैसे अगर मैंने किसी एनआरआई को प्रॉपर्टी बेची तो उसमें टीडीएस हायर अमाउंट पे कटता है और वो जमा होता है, और जब एनआरआई उस रिटर्न को भरेगा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरेगा, तो वो टीडीएस को एडजस्ट कर लेगा। हालांकि जब आप अगर आप टैक्सेशन की बात कर रहे हैं कितना टैक्स लगेगा, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर स्लैब रेट के ऊपर टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म अगर होता है तो 20% का टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, और साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट यानी कि जो इन्फ्लेशन से हम एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, उसको बोलते हैं। और जो होल्डिंग पीरियड होता है प्रॉपर्टी के केस में वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो 2 साल का पीरियड कर दिया गया था कुछ साल पहले तक। तो अगर आप कोई नॉर्मल एसेट की बात कर रहे हैं, जैसे गोल्ड की बात कर रहे हैं या कोई भी और एसेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म एसेट बनने के लिए 3 साल का पीरियड देखा जाता है, 3 साल का होल्डिंग पीरियड देखा जाता है। शेयर्स के केस में, इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के केस में 1 साल का पीरियड देखा जाता है, लेकिन वहीं प्रॉपर्टी के केस में ये जो पीरियड है ये 2 साल का देखा जाता है। तो अगर आपने 2 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड की है उसके बाद बेची है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, उससे आपने पहले बेची है तो शॉर्ट टर्म लगेगा, लॉन्ग टर्म पे 20% विद इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म पे स्लैब रेट, जिस भी स्लैब रेट पे आप फॉल करते हैं उसमें आपकी इनकम ऐड हो जाएगी और उस स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। चलिए, तो यहाँ पे कुल मिलाकर हमने आज टैक्स के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात की है। अगर आप एक एनआरआई हैं, भारत में निवेश कर रहे हैं किसी भी एसेट क्लास में, तो किस तरह से आप पर टैक्स लगेंगे, अगर आपने अपने टैक्स बेनिफिट्स की टाइमलाइंस पूरी नहीं की हैं तो कैसे आपका टैक्स रिवर्स हो जाएगा, और कैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या शेयरों के जरिए अगर टैक्स बचाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो टैक्स बचाने के क्या क्या तरीके हमने आपको समझाएं। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने समझाइश के लिए दर्शकों को जो आपने दी है। लेकिन इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों की ओर रुक करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक खास नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। जी हाँ, एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का, 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।